नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम फिर से साइंस का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव रोग। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे मानव रोग। अब सबसे पहले बात हमें जानना यह आवश्यक है कि रोग किस स्थिति को कहते हैं हम। रोग उस स्थिति को कहा जाता है जब मनुष्य की जो दैनिक क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं, वो असामान्य होने लग जाए। उस स्थिति को हम कहते हैं रोग, और वो व्यक्ति कहलाता है रोगी। रोगी वो केवल शारीरिक रूप से ही नहीं हो सकता, वो मानसिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से अस्वस्थ होना ही क्या कहलाएगा? रोगी कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले रोगी तो मनुष्य का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अस्वस्थ होना रोगी कहलाता है। अस्वस्थ होना रोगी कहलाता है। अब हम बात करते हैं रोगों का अध्ययन। ठीक है, रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, पैथोलॉजी एक वर्ड है। इस पैथोलॉजी का मतलब क्या है? पैथोलॉजी का मतलब है रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी का मतलब क्या है? रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज रोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, रोग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो जन्मजात होते हैं, जो व्यक्ति जन्म से लेकर ही आया है, और एक होते हैं अर्जित भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको उपार्जित भी कह सकते हैं। एक ही बात है। जन्म के बाद जिन रोगों को हमने ग्रहण किया वो उपार्जित कहलाएंगे। यानी कि रोग दो प्रकार के हो गए, एक जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात का मतलब कोई सा भी बालक हो, बालिका हो, लाल हो, लाली हो, या उसके माता पिता हो, अगर वो जन्म से ही रोगी हैं तो वो जन्मजात रोग है। ठीक है, और अगर बाद में जन्म लेने के बाद में उन्होंने वातावरण से रोग ग्रहण किया तो वो अर्जित रोगों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब ये जो जन्मजात रोग होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जन्मजात दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं, यानी कि आनुवंशिक होते हैं। एक आनुवंशिक होते हैं और दूसरे होते हैं अनानुवंशिक। दो प्रकार के रोग होते हैं। एक तो जन्मजात में हो गए आनुवंशिक रोग जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, और एक हो गए अनानुवंशिक जो मतलब एक पीढ़ी में स्टॉप हो जाते हैं, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो अनानुवंशिक रोग हो गए। अब इसमें बात करते हैं अर्जित रोग जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक और दूसरे होते हैं असंक्रामक। ठीक है, संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर किसी भी माध्यम से फैल सकते हैं। वो उसके साथ खाना खाने के साथ, हवा के द्वारा, या अन्य किसी माध्यम के द्वारा फैल सकते हैं। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक ही व्यक्ति में रहते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में है तो उसके अंदर नहीं आएंगे। जैसे कैंसर असंक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जैसे कि आज की बात कर ले, वर्तमान में हम बात करें संक्रामक रोगों की, तो कोरोना एक संक्रामक रोग है। ठीक है,
अगर उस व्यक्ति के हम निकट हैं, पास में, तो वो संक्रमण के द्वारा हमारे में भी हो जाएगा कोरोना। ठीक है, तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। साथ में ये वातावरण से हमने ग्रहण किया। दूसरी बात, असंक्रामक रोग जो होते हैं, असंक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कैंसर वाले रोगी के साथ हम बैठो, खाना खाओ, कुछ भी करो, उससे हमारे अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जन्मजात रोगों में आनुवंशिक रोग। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आनुवंशिक रोग पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, आनुवंशिक रोगों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। इस रोग में होता क्या है? हीमोफीलिया, इस रोग के अंदर रुधिर का थक्का बनता नहीं है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और जिसके कारण क्या होता है, अगर मान लो हीमोफीलिया से ग्रसित कोई रोगी है और वो कभी सड़क एक्सीडेंट हो जाता है या किसी दुर्घटनावश उसके खून आने लग जाता है, तो फिर उसका जो रक्त होता है वो लगातार बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, वो होता है हीमोफीलिया। ठीक है, देखो इस रोग में व्यक्ति के रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में व्यक्ति के रुधिर का थक्का नहीं बनता है, और थक्का नहीं बनने के कारण अगर कभी चोट लग गई, कारणवश खून आने लग गया, तो वो खून पूरा का पूरा उस बॉडी में से बाहर चला जाएगा, रुकेगा नहीं। और जब खून नहीं रुकेगा तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब देखो, इस हीमोफीलिया से ग्रसित जो प्रथम रोगी है ना, पहला रोगी कौन था? प्रथम रोगी। अब यहां पे प्रथम रोगी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन था प्रथम रोगी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इसकी प्रथम रोगी थी। और उस विक्टोरिया के, देखो अब ये महारानी थी, मतलब शाही ठाट बाट थे इनके। ठीक है, महारानी है इसका मतलब शाही है, ये शाही लोग हैं। तो इस कारण इस बीमारी का भी एक अन्य नाम है, इसको शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग, रॉयल डिजीज। ठीक है, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम इसकी जो रोगी मिली थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया मिली थी। सबसे पहला रोग जो है, सबसे पहली बार ये रोग किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, जिसके कारण हम इसको शाही रोग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हीमोफीलिया होता है ना, हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भैया? दो प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है हीमोफीलिया ए, और एक होता है हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया ए ये कौन से कारक की कमी से होता है? प्राकृतिक स्कंदक कारक 8 की कमी से होता है। ठीक है, और अगर हीमोफीलिया बी की बात करें तो प्राकृतिक स्कंदक कारक 9 की कमी से होता है। प्राकृतिक स्कंदक कारक 9 की कमी से। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। लक्षण वही है, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। सबसे पहला रोगी विक्टोरिया, अन्य नाम शाही रोग। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ए और बी। ए किसकी कमी से? स्कंदक कारक 8 की कमी से। बी किसकी कमी से? स्कंदक कारक 9 की कमी से। तो दोस्तों ये था हमारा हीमोफीलिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे
दूसरे आनुवांशिक रोग की, जिसका नाम है हाइपर ट्राइकोसोमा। दूसरा हाइपर ट्राइकोसोमा, हाइपर ट्राइकोसोमा, ठीक है, हाइपर ट्राइकोसोमा। अब देखो दोस्तों, ये जो बीमारी है हाइपर ट्राइकोसोमा, ठीक है, इस बीमारी में होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये बीमारी जो है, ये रोग वायु संलग्न रोग है, वायु संलग्न रोग है, वायु संलग्न। अब देखो वायु गुणसूत्र किसमें होता है? वायु गुणसूत्र किसमें होता है? वायु गुणसूत्र होता है पुरुषों में, ठीक है। तो ये रोग किसमें होगा? ये रोग पुरुषों में होता है, ये रोग पुरुषों में होता है। और पुरुष में होता है तो भैया पुरुष से ये रोग क्या लड़की में जाएगा क्या? तो लड़की में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वायु संलग्न रोग वायु गुणसूत्र के साथ ही होता है, ठीक है। तो लड़की में तो जाने का सवाल ही नहीं है। अगर लड़के की पूछ लेगी ये जो हाइपर ट्राइकोसोमा है ये पुरुष से स्त्री में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। पुरुष से लड़के में जा सकता है क्या? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि लड़के में वायु गुणसूत्र होते हैं। तो पिता से पुत्र में जाने की प्रायिकता जो है वो 100% है। अगर किसी पिता को ये रोग है उसके बेटे को भी ये रोग होगा, 100% होगा, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? तो देखो, कानों पर बालों का आना, कानों पर बालों का आना, कान पे जो बाल आते हैं वो हाइपर ट्राइकोसोम के कारण आते हैं, ठीक है। तो ये था हाइपर ट्राइकोसोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंड्रोम की, अगला जो आनुवंशिक रोग है। अब देखो सिंड्रोम, सिंड्रोम खुद एक रोगों का समूह, इसमें बहुत सारे सिंड्रोम आएंगे, ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम आएंगे। जैसे कौन कौन से? देखो, एक तो आता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। एक आता है क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर। इसके अलावा एक सिंड्रोम आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा आता है हमारे एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और इसके अलावा आता है, एडवर्ड के अलावा आता है पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा आता है केट क्राई सिंड्रोम, केट क्राई सिंड्रोम। ये सिंड्रोम याद रखने हमारे को। अब देखो ये किस कारण होते हैं वो ध्यान रखना है। अपने को कोई डॉक्टर तो बनना नहीं है कि इस रोग में मैं ये हो जाए तो मैं रोगी की पहचान करके बता दूं इसको ये रोग हुआ है। हमारे को केवल इतना ध्यान रखना है ये रोग किस कारण होते हैं, ठीक है। हमारे को डॉक्टर नहीं बनना है, हमें एक पेपर पास करना है, तो हमें जानकारी इतने से होनी चाहिए कि ये रोग किस कारण होता है। तो देखो टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है, एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है हमारे को, किससे होता है? एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है। अब ये एक्स गुणसूत्र ध्यान रखना किसमें? महिलाओं में। ये बीमारी केवल महिलाओं में होती है, यह रोग महिलाओं में होता है, यह रोग महिलाओं में होता है, महिलाओं में होता है। एक्स गुणसूत्र की उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ऐसी महिलाएं बांझ होती है, ऐसी महिलाएं क्या होती है? बांझ होती है, ऐसी महिलाएं क्या होती है? बांझ होती है। अगर किसी महिला को टर्नर सिंड्रोम की बीमारी है तो वो महिला बांझ है, ठीक है, साथ में उसके अंदर एक्स गुणसूत्र की क्या है? कमी है। आगे बात करें क्लाइनफेल्टर। ये क्लाइनफेल्टर जो होता है ये एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होता है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता, एक्स गुणसूत्र की अधिकता से ये बीमारी होती है क्लाइनफेल्टर, एक्स गुणसूत्र की अधिकता से, ठीक है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता से होती है। मतलब एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा आ जाता है। पता होना चाहिए मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ों का मतलब।
अब अगर मान लो 47 हो गए, 47वां गुणसूत्र अगर एक्स गुणसूत्र है तो उस व्यक्ति को क्लाइनफेल्टर है। ठीक है, अब देखो क्लाइनफेल्टर ये रोग किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है और यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। अब ऐसे जो पुरुष होते हैं ना उनमें, अब देखो एक्स गुणसूत्र आ गया और एक्स गुणसूत्र का मतलब लक्षण किसके? महिलाओं के। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष क्लाइनफेल्टर रोग से ग्रसित है तो जरूर है कि उसमें महिलाओं के लक्षण होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण होते हैं, महिलाओं के लक्षण होते हैं। ऐसे पुरुषों में महिलाओं के लक्षण होते हैं, ये पता रखना अपने को। अब बात करें हम डाउन सिंड्रोम। ये जो बीमारी होती है दोस्तों, ये होती है 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। ठीक है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से। यह ध्यान रखना, पूछा जा सकता है पुनरावृत्ति से। ये बीमारी किस कारण होती है? वो 21वां गुणसूत्र जो होता है रिपीटेशन हो जाता है, उसका पुनरावृत्ति हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सब चीजें डाउन होती है इसमें। जैसे कि बुद्धि है, मंद बुद्धि। उच्च बुद्धि का मतलब तो ऊपर, डाउन का मतलब कम। यानी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसमें लक्षण क्या होंगे? उसके लक्षण होंगे मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें मंद बुद्धि के अलावा लंबाई, डाउन का मतलब बोनापन। ठीक है, यहां पे उसमें लक्षण कैसा आ जाएगा? बोनापन का। डाउन है ना, इस डाउन को याद रख लो, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, 21 पे डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में सब चीजें डाउन है, बुद्धि भी उसकी डाउन है, मंद बुद्धि है, लंबाई भी उसकी डाउन है, बोनापन है उसमें। ठीक है, और इनको अन्य नाम भी दिया गया। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको मंगोलिज्म जाति के जो लोग होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। ठीक है, बोने होते हैं, तो इस कारण इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। मंगोलिज्म भी कहा जाता है इस बीमारी को। ठीक है, मंगोलिज्म ये भी कहा जाता है इसको। अब बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ये 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति, 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। ठीक है, यह ध्यान रखना। एडवर्ड 18 का, एडवर्ड 18 का, डाउन 21 पे, एडवर्ड 18 का, तो 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। पटाऊं, किसको पटाऊं? तेरे को पटाऊं। तो 13वें गुणसूत्र, याद रखने का तरीका 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से ये होता है, तेरे को पटाऊं। तो पटाऊ सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है? 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है। याद रखने की सिंपल ट्रिक है, पटाऊं, किसको पटाऊं? तेरे को, तो 13। ठीक है, एडवर्ड 18 का, डाउन 21वां। ठीक है, 21 का डाउन हो गया, एडवर्ड 18 का हो गया, पटाऊं किसको? तेरे को। तो 13वें गुणसूत्र की कमी से पटाऊ सिंड्रोम। अब बात करें केट क्राई सिंड्रोम। केट क्राई सिंड्रोम ये जो होता है ये 5वें गुणसूत्र की आदि भुजा, 5वें गुणसूत्र की आदि भुजा का विलोपन हो जाता है। आदि भुजा का विलोपन हो जाता है। 5वें गुणसूत्र की आदि भुजा का विलोपन होने पर कौन सा रोग होता है? केट क्राई सिंड्रोम होता है। और इस रोग की पहचान तो ये खुद ही दे रहा है, बीमारी दे रही है इस रोग की पहचान। केट क्राई, केट का मतलब बिल्ली, क्राई का मतलब रोना। ठीक है, तो अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसका लक्षण क्या होगा? बिल्ली की तरह रोना, बिल्ली की तरह रोना। ठीक है, केट क्राई सिंड्रोम, बिल्ली की तरह रोना उसके लक्षण होगा। ठीक है, बिल्ली की तरह रोना, उसकी आवाज जो होगी रोने की वो बिल्ली की तरह की होगी, तो वो केट क्राई सिंड्रोम। तो दोस्तों ये थे हमारे आनुवंशिक रोग। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपको जैसा भी हमारा वीडियो लगा प्लीज कमेंट करके बताइए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम रोगों के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।